नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10 का आज ये लेसन नंबर 1 इतिहास की पुस्तक का पहला पाठ है और पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ को हम नोट्स के सहारे पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण इस नोट्स के सहारे अपने नोटबुक में भी नोट्स बना सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का पहला पाठ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्र आती है बात, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना? प्रेम ही होना क्या है? राष्ट्रवाद है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो अपने देश को बहुत प्यार करता है या अपने देश के लिए कुछ भी करने की हिम्मत रखता है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, उससे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके बारे में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा है। कौन थे वो? अर्नेस्ट रेनर। वो क्या बोलते हैं? जब एक समान भाषा बोलने वाले लोग एक क्षेत्र में रहते हैं उसे राष्ट्र कहते हैं। इसके लिए हम मानते हैं एक राष्ट्र क्या है? बहुत बड़े प्रयासों से, बहुत बड़े त्यागों से, बहुत ज़्यादा निष्ठा से ही एक देश का निर्माण होता है। करते हैं बात आगे 18वीं सदी में। वहाँ उसमें क्या हुआ? यूरोप में जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आदि जो देश हैं आज, उस समय आज की तरह देश नहीं थे, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए राज्य थे और प्रत्येक राज्य का एक अलग से क्या था? शासक था। अब यहाँ आती बात 1804 की, नेपोलियन की। 1804 में फ्रांस के शासक नेपोलियन द्वारा एक कानून बनाया गया था, एक कानून की रूपरेखा तैयार की गई थी। उसे नाम दिया गया नेपोलियन संहिता का। वो थी क्या? इसे 1804 में नेपोलियन द्वारा लागू किया गया। इसमें उन सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया जो जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को मिला करते थे। मतलब क्या हुआ? फ्रांस में उस समय कई लोगों को जन्म से ही के अधिकार मिल जाया करते थे। उसमें क्या हुआ? नेपोलियन बोल दिया अब किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर क्या है? कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब सभी लोग क्या है? कानून की दृष्टि में क्या है? एक समान होंगे। इसी को ही नेपोलियन की संहिता कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ करते हैं बात वियना कांग्रेस की। ये क्या है? 1815 में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया, ये सब क्या है? ये सभी यूरोप के कंट्रीज हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेपोलियन को हराया था और 1815 में एक समझौता किया था। उसे नाम क्या दिया गया? उसे नाम दिया गया वियना कांग्रेस का, क्योंकि सभी क्या है? वियना में इकट्ठा हुए थे। और यहाँ का इस सम्मेलन का, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। इस चीज़ को आप आराम से ढंग से याद कर लेना। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? वियना सम्मेलन के समय ड्यूक मेटरनिक थे। और सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। कौन कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं बात नेपोलियन कौन था। अब नेपोलियन था कौन? नेपोलियन 15 अगस्त 1769 को पैदा हुए और ये क्या थे? एक महान राजा थे फ्रांस के। यहाँ नाम दिया गया नहीं गया, तो आप विद्यार्थी ध्यान रखना, ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के, ये फ्रांस के थे। और इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ये फ्रांस के सेनापति बन गए। इन्होंने फ्रांस को कई बार युद्धों में जीत भी दिलवाई थी। बढ़े आगे, और इन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की थी कि उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये फ्रांस के बाद में क्या बने? शासक बने। यहाँ आती है बात उदारवाद की। उदारवाद क्या है? उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं लिबरलिज्म। ये शब्द क्या है भाई? ध्यान रखना, इसको नाम क्या दिया गया है? लिबरलिज्म दिया गया। ये किससे बना है? ये लैटिन भाषा से बना है। और लैटिन भाषा कौन शब्द है? वो लिबर या लाइबर। इसका मतलब क्या था? स्वतंत्रता। तो मतलब क्या है? मतलब है कि व्यक्ति को आज़ादी और जो कानून है वहाँ पर सभी को बराबरी का अधिकार देना क्या है? उदारवाद है। फिर आती है बात रूढ़िवाद की।
रूढ़िवाद क्या है? एक ऐसा दर्शन जो पुरानी परंपराओं, पुराने संस्थानों और पुराने विचारों पर क्या हो? टिका हो, उसे हम रूढ़िवाद कहते हैं। यह है रूढ़िवाद। करते हैं आगे बात कुलीन वर्ग की। ये वर्ग कौन सा है? कुलीन वर्ग होता है वह वर्ग जो क्या है? जमीन का मालिक था, और ये यूरोपीय महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली वर्ग माना गया था, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट आती है बात निरंकुशवाद की। निरंकुश, निर प्लस अंकुश, अर्थात जिस पर क्या हो? किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो। मैं आपको यहाँ इसकी थोड़ी सी परिभाषा दिखा रहा हूँ। निर प्लस अंकुश। निर का मतलब होता है बिना। क्या मतलब होता है? बिना। और प्लस में हमने क्या किया? अंकुश। इसका मतलब होता है बिना रोक के, अर्थात यहाँ मतलब क्या बना? इसको कोई क्या है? रोक नहीं सके, वो है निरंकुश। अर्थात जिसमें क्या है? ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई भी क्या हो? रोक टोक नहीं हो, वह निरंकुश शासन व्यवस्था है। बढ़ते हैं आगे और बात करें नंबर 4 नंबर पेज की, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक ऐसा मतदान जहाँ क्या हो? इसमें जनता द्वारा कोई फैसला किया जाए, जनता द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, उसे बोलते हैं जनमत संग्रह। नेक्स्ट आती बात यूटोपिया की। यूटोपिया एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, और इस ऐसा आदर्श राज्य इसकी कल्पना की थी, यहाँ नाम दे दिया गया उदाहरण में प्लेटो द्वारा। प्लेटो ने इस राज्य की क्या की थी? कल्पना की थी। किसकी? यूटोपिया की। एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना की थी, परंतु उसे धरातल पर उतार पाना क्या नहीं हुआ? संभव नहीं हुआ। फिर आती बात रोमानीवाद। यहाँ क्या है? यहाँ एक सांस्कृतिक आंदोलन है। संस्कृति मीन्स आप समझते हो भाषा, रहन सहन, खान पान से, उसकी यहाँ बात हो रही है। एक ऐसा आंदोलन जो क्या है? संस्कृति पर आधारित था, उसे रोमानीवाद कहा गया है। फिर है नारीवाद। विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं मैं कि जब भी आपको वर्ड मिले कौन सा? वाद। कौन सा मिले? वाद। वाद का मतलब होता है कोई विचार। क्या होता है? विचार। नारीवाद, नारी संबंधी विचार। रोमानीवाद, रोमानी संबंधी विचार। तो यहाँ क्या है? यहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलवाने की बात कही गई थी। फिर जुंकर्स। जुंकर्स क्या होते हैं? जुंकर्स पर्सा राज्य में, अब आपको पर्सा राज्य है कहाँ पर? पर्सा राज्य जर्मनी। जर्मनी हमने पहली बात की थी कि उस समय ना जर्मनी, ना इटली, ना अन्य कोई राज्य, कोई आज की तरह कोई देश नहीं था। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे। तो जर्मन का जो इलाका है उसमें जो सबसे बड़ा राज्य था उसका नाम था पर्सा। और पर्सा के अंदर क्या, एक जो होते जमींदार, बड़े बड़े जमींदार, उनको बोला गया है जुंकर्स। उनको बोला गया है जुंकर्स। अब यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं यूरोप का नक्शा देख रहे हैं, यूरोप का मैप है, आपको मैं जूम कर दिखा रहा हूँ। यहाँ बात हो रही फ्रांस की। तो विद्यार्थियों आपके सामने है फ्रांस राज्य, यहाँ पर हम फ्रांस को देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पास जर्मनी है, ये इटली है। तो जर्मनी का एकीकरण होगा, इटली का एकीकरण होगा, तो यहाँ पर हम ये राज्य देख सकते हैं। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी। भाई ध्यान रखना, 1789 में 89 में फ्रांस में शासक नेपोलियन नहीं था, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। और यहाँ फ्रांस में राज्य की प्रणाली को, मतलब राजाओं के राज को समाप्त कर दिया गया और जनता का राज आ गया।
इस प्रकार हम मान सकते हैं कि इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजाओं का शासन था। फिर आती है बात सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। क्या क्या कदम उठाए गए? तो उस समय फ्रांस में प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल बनाया गया और वहाँ की जो असेंबली बनाएगी उस नाम दिया गया नेशनल असेंबली। कहाँ पर? पूरे फ्रांस की असेंबली बनाएगी, उसका नाम क्या दिया गया? नेशनल असेंबली। और फ्रेंच भाषा, आज भी फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच है। उस भाषा को नेपोलियन द्वारा या वहाँ की जो सरकार द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाए गए। आयात निर्यात सीमा शुल्क एंड कर दिया गया। भार माफ की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का निर्माण किया गया, जिनके नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। आपको बताऊँ मैं कि टीपू सुल्तान भी भारत में एक शासक थे, टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे, यह भी जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। तो यहाँ स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी एक समर्थन के रूप में क्लब का निर्माण किया, नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेश क्षेत्र में भेजे गए। यहाँ बात हो रही है कि फ्रांस ने क्या कि अपने आर्मी कुछ मेंबर्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजा, जो गरीब कंट्रीज थे उनको हेल्प के लिए भेजा, और जो जहाँ से इनकी व्यापार हो सकते थे, इनको व्यापार को बढ़ावा मिल सकता था, वहाँ उन्होंने अपने फौजियों को, मिलिट्री को वहाँ भेजा। फिर नेपोलियन का शासनकाल। तो नेपोलियन का शासनकाल कब आरंभ होता है? तो नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन आरंभ किया और प्रजातंत्र को हटाकर दोबारा से राज प्रणाली को स्थापित किया। 1804 में इन्होंने अपना अलग से कानून बनाया, नेपोलियन संहिता के नाम से, जिसके बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा वीडियो पीछे कीजिए, आपको वहाँ नेपोलियन की संहिता के बारे में ध्यान लग जाएगा, जो 1804 में बनाई गई थी। इसमें सभी को कानून के समक्ष बराबर रखा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा और ज़मीन के नाम पर किसी को गुलाम नहीं बना सकते, या जागीरदार अपना जो टैक्स ले रहा था उसको एंड कर दिया गया। अब जागीरदार क्या होते हैं? ये किसानों, जमींदारों और उद्योगपति द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इसे बोला गया जागीरदारी। चाहे किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे उद्योगपति हो, आपको अपने सामान का एक हिस्सा राजा के पास टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और नेपोलियन के समय ही फ्रांस में सबसे ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिला, आवागमन को बढ़ावा मिला, परिवहन को बढ़ावा मिला और संचार को बढ़ावा मिला। और इन्होंने अपने देश की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दूसरे सब क्या कब्जा करना आरंभ कर दिया। अब इनसे क्या हुआ? अब देखो भाई, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सांस्कृतिक पहचान क्या आवश्यक है। और यूरोप में जानते अलग अलग समाज थे और लोग अलग अलग प्रकार भाषाएं बोला करते थे। अब आती है बात यूरोप के लोगों की। तो यूरोप में लोग दो टाइप के थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग बोला गया है, निम्न को कृषक वर्ग बोला गया है। उच्च वर्ग में जनसंख्या कम थी, ये अपना दबदबा रखा करते थे और इनके पास बहुत सारे खेत थे, इनको बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए थे। निम्न वर्ग, इनकी जनसंख्या अधिक थी, ये कमज़ोर थे, इनके पास ज़मीन बहुत कम थी या नहीं थी या किराए पर थी और इनको कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए थे और इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। इसके अलावा एक वर्ग और था जो आज बहुत ज़्यादा है, और कौन सा है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या था? पढ़ा लिखा उद्योगपति और व्यापारी वर्ग। और इन्होंने ही एक समान कानून की मांग अधिक की थी। करते हैं बात उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद जहाँ सभी लोगों को अधिक से अधिक क्या है? अधिकार मिलते हैं
उन पर अंकुश या रोक टोक कम होती है। तो यहाँ सभी को व्यक्तिगत रूप से आज़ादी प्रदान की गई थी और सभी को कानून के समक्ष एक बराबर भी माना गया था। करते हैं बात जब नेपोलियन को युद्ध में हरा दिया गया, उसके बाद नेपोलियन के साथ संधि की गई। संधि में क्या हुआ? संधि में ये हुआ कि फ्रांस अपनी सीमाओं को दोबारा से पीछे करेगा। इसके अलावा वुर्बो वंश जिसको नेपोलियन द्वारा हटाया गया था, उसको दोबारा से शासन भार दिया गया। और तीसरा, राजकीय प्रणाली अब रहेगी। अब करते बात यूरोप में क्रांति की। यूरोपीय सरकार के अलग अलग फैसलों से वहाँ के लोग नाखुश थे, तो वहाँ क्रांतिकारी घटना होना आरंभ हो गया। और इन घटनाओं का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना। यहाँ आती बात जोल्वे राइन की। ये क्या है? ये एक संघ है जो जर्मनी में बनाया गया था और इसके अंदर जर्मनी के लगभग राज्य क्या थे? शामिल थे। ये संघ 1834 में प्रसा के द्वारा ही आरंभ किया गया था और इसमें अलग अलग राज्यों के बीच में कई प्रकार के टैक्स को हटा दिया गया और उनकी मुद्राओं की संख्या भी कम कर दी गई। यहाँ नाम नहीं दिया हुआ, तो बताऊँ आपको, सभी मुद्राओं को हटाकर सिर्फ 2 ही मुद्राएं रखी गई। हाँ, यहाँ तो दिया हुआ है, पहले 20 से अधिक थी, सही बात है। हाँ, फिर रूढ़िवाद। तो 1815 के बाद रूढ़िवाद। तो 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था, आप जानते हैं। और उसको हराया गया था ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस की सेना ने मिलकर। और इनका युद्ध हुआ, उस नाम क्या दिया गया? वाटरलू का युद्ध। कब हुआ था? 1815 में। और उसके बाद यूरोपीय सरकारें पारंपरिक संस्थाओं को और पारंपरिक परिवारों को ही राजा बनाना चाहती थी। इसके लिए इन्होंने उन सभी कानूनों में बदलाव किया जो नेपोलियन द्वारा लागू किए गए थे। और इन सभी को दोबारा लागू करने के लिए इन ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस के बीच जो संधि हुई थी, उसको नाम दिया गया वियना संधि या वियना समझौता। अब ये संधि या समझौता क्या था, करते हैं बात। तो इस संधि में बातें जो हुई, पहली बात ये थी कि फ्रांस की सीमाओं पर कोई जो राज्य ने कब्जा किया हुआ है उनको दोबारा से आज़ाद कर दिया जाएगा। दूसरा, फ्रांस में वुर्बो वंश को ही सत्ता मिलेगी। तीसरा, राज्य की प्रणाली जारी रहेगी। विद्यार्थियों, भूलवश हमने इस नोट्स को पहले पढ़ लिया था, तो आप इस मैटर को यहीं लिखेंगे। दोबारा से आप कहूँ मैं आपको, भूलवश हमने ये मैटर पहले पढ़ लिया था, पर आप उसको वहाँ ना लिखकर अब इसे लिखेंगे। तो यूरोप में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी जिन्होंने यहाँ क्रांतिकारियों को जन्म दिया। जन्म क्यों दिया? क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कुछ ऐसे काम किए जो क्या थे? जनता के खिलाफ थे। तो यहाँ क्रांतिकारियों के 3 लक्ष्य थे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद के बारे में हमने पाठ के आरंभ में पढ़ा था, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आप वहाँ जाकर उसको दोबारा से देख सकते हैं। वियना संधि का विरोध करना, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना। अब करते हैं बात यूरोप में क्रांतिकारी। यूरोप की सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। ये क्रांतिकारी के बाहर से नहीं थे, यही उन्हीं देशों के अंदर रहने वाले लोग ही थे। और इन्होंने अंदर अंदर क्या है, खुफिया समाज का निर्माण किया। और क्रांतिकारी 3 लक्ष्य थे: राष्ट्रवाद को बढ़ावा, आज़ादी प्राप्त करना और वियना संधि का विरोध करना। यहाँ बात करते हैं मैजिनी की। अब मैजिनी थे कौन? यहाँ हम देख रहे हैं मैजिनी की फ़ोटो हम देख रहे हैं। कहाँ के थे ये? मैजिनी कहाँ के थे? मैजिनी
इटली का महान क्रांतिकारी जिसने जंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला और ये राजतंत्र के क्या थे, खिलाफ थे। सभी रूढ़िवादी इनसे डरते थे क्योंकि ये इटली को दोबारा से एक करना चाहते थे। आगे भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का काल कहा गया। क्यों? क्योंकि इस समय जनसंख्या बढ़ी, लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लग गए, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी और फसलें क्या हो गई, तबाह हो गई और खाने पीने की सामग्री की कीमतें बढ़ गई और छोटे मोटे उद्योग क्या हो गए, ख़त्म हो गए। इसीलिए से क्या है, बहुत बुरा समय, बुरा काल भी से बोला गया है। तो खाने पीने सामान क्या है, कमी आ गई और बेरोजगारी बढ़ गई। अब करते हैं बात आगे। और इन सब से क्या हुआ, इन सब से नुकसान हुआ ये लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया और लोग सड़क पर उतर आए। जगह जगह उनके रोकने के लिए अवरोध लगाए गए। अवरोध बोलते हैं ऐसे साधन जो क्या है, किसी को रोकने के लिए लगाए जाए। इसे कृषक विद्रोह के रूप में भी जाना गया। इससे यूरोप सरकार को, यूरोप ने क्या किया, अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया। अब वहाँ अब क्या हुआ, जब वहाँ राजकीय प्रणाली को एंड कर दिया गया और गणतंत्र प्रणाली को आरंभ किया गया, तो अब वहाँ क्या बदलाव है। पहला, अब 21 से अधिक उम्र वालों को वोट करने का अधिकार मिल गया। उन सभी लोगों को काम करने का अधिकार मिल गया। लोगों को काम के अधिकार की गारंटी मिली और रोजगार देने के लिए क्या है, कारखाने भी खोले गए और बेरोजगारी और गरीबी क्या हुई, कम हुई। आगे जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं। 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश किया कि जर्मनी को एक कर दे, परंतु संभव नहीं हो पाया। तो 1848 के बाद बात करें तो यहाँ राजशाही और फौज की ताकत ने उदारवादियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद पर्सा ने ये प्रयास किया। पर्सा में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, बिस्मार्क थे। कौन थे, बिस्मार्क थे। बिस्मार्क ने देश को एक करने के लिए आंदोलन चलाया। 7 वर्ष के दौरान पर्सा की युद्ध ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फिर लास्ट में फ्रांस के साथ हुआ। भाई ध्यान रखना, पर्सा का युद्ध सबसे पहले ऑस्ट्रिया से, फिर डेनमार्क ने और फिर फ्रांस से हुआ। इसके बारे में आप ध्यान रखना, याद नहीं रहे तो आप ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ए, टी और एफ। फिर जनवरी 1871 में 3 युद्धों के बाद, 7 साल के प्रयास के बाद जर्मनी एक हुआ और वर्साई के महलों में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जहां पर्सा के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। फिर करते हैं बात इटली के एकीकरण की। इटली का राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, छोटे छोटे राज्यों के अंदर टूटा हुआ था, बंटा हुआ था और यहाँ हैब्सबर्ग साम्राज्य भी बिखरा हुआ था। यहाँ सबसे बड़ा राज्य था सार्डिनिया या पिटमांट। यहाँ इटालवी राजघराने का शासन था। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। पहला है मेजनी। मेजनी को सबसे महान क्रांतिकारी माना गया।
इसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। विद्यार्थियों इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्न पूछते हैं यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो उत्तर क्या है, मेजिनी। इसके अलावा 1831 से 1848 तक क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोड़ने के लिए जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल पर आ गई। वह ध्यान रखना, सार्डिनिया का शासक कौन था, विक्टर इमैनुअल था, विक्टर इमैनुअल था। अब करते बात आगे गैरीबाल्डी की। तो गैरीबाल्डी के बारे में करते बात, उससे पहले आपको दिखाऊं उसकी पिक्चर। तो ये था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी इटली का बहुत महान क्रांतिकारी था जिसने मैथ्सनी का सहयोग किया और इसके द्वारा लाल कुर्ती नामक एक पार्टी या एक दल बनाया गया। इसे रेड शर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड शर्ट, रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती। फिर केवूर या कावूर, केवूर को क्या बोलते हैं, इटली का बिस्मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटली का बिस्मार्क बोलते हैं। और ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। यहाँ भूलवश टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, ये सार्डिनिया नहीं है, सार्डिनिया है। और इसने इटली को एक करने का बहुत प्रयास किया। करते हैं बात आगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर देखते हैं बहुत सारे अलग अलग क्या साम्राज्य हैं, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। और इस साम्राज्य को क्या बोला गया है, निर्जातीय बोला गया है। और औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में रुपया आया, पैसा आया, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ, एक नया देश बना, नया एक समूह बना, एक संघ बना, नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके, जिसे आप यूके बोलते हो। और बाद में उसके अंदर कौन आ गया, आयरलैंड भी आ गया। इस तरह बात करें तो ब्रिटेन के अंदर 3 देश थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अब करते हैं बात, तो यहाँ तीनों एक हो गए। उसके बाद उनकी राष्ट्रगान लिखा गया, अंग्रेजी को मुख्य भाषा बोला गया और ब्रिटेन का ध्वज ही इनका क्या है, राष्ट्रध्वज बन गया। अब यहाँ कुछ शब्द हैं, उनकी बात करेंगे। पहला शब्द रूपक। रूपक क्या होता है, रूपक होता है कि जब किसी के अमूर्त विचारों को हम किसी व्यक्ति के जरिए या किसी वस्तु के जरिए हम बताते हैं तो वह है रूपक। समझ गए विद्यार्थी, अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं पर आप उसको बता नहीं पा रहे हो, हाँ, परंतु आप उस विचार को किसी व्यक्ति या वस्तु के जरिए बता रहे हो, तो वो क्या है, रूपक है। और इसी विचारधारा को 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत अधिक विकास हुआ इस विचारधारा का। फिर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में चेंज होने लग गई। साम्राज्यवाद क्या होता है, जब कोई एक देश अन्य देश पर अपनी शक्ति के माध्यम से कब्जा कर ले या उसको अधिकार कर ले, तो उसे बोला गया साम्राज्यवाद। और 1871 के बाद से बहुत बढ़ावा मिला। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा, बाल्कन क्षेत्र। इस वाद का बहुत मुख्य क्षेत्र कौन था, बाल्कन क्षेत्र। यहाँ पर अलग अलग जातियाँ निवास किया करते थे, जहाँ वर्तमान रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया इत्यादि है। और यहाँ पर ओटोमन राज्य के विघटन से यहाँ कंडीशन क्या हो गई, खराब हो गई। उसमें जितनी भी बड़ी शक्तियाँ जो जर्मनी और ब्रिटेन और रूस अपनी शक्तियाँ बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और बाल के अपने अंदर शामिल करने का प्रयास भी कर रहे थे। और इसी के जरिए फिर पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, जो हुआ था 1914 में और एंड हुआ 1918 में। इस तरह विद्यार्थियों अपना लेसन नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है, एक ही वीडियो के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।